विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के एमए प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द इंडिया, इन दोनों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी इस विषय के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। यद्यपि इससे पहले मैंने अपनी एक कक्षा में इसके बारे में कुछ बात की थी। आज मैं आपसे काफ़ी विस्तार में यानी 2 भागों में, हो सकता है 3 में, इस चीज़ को बांटकर मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, इस टॉपिक का संबंध है भारत के धार्मिक इतिहास से, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बुद्धिज्म के बारे में। मैं आपसे बुद्धिज्म के बारे में बात करूंगा और इसके बाद में जैनिज्म के बारे में भी बात करूंगा। विद्यार्थियों, जिन 2 विचारधाराओं की मैं आपसे बात कर रहा हूं उनका संबंध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। विद्यार्थियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा समय है जिसे हिंदुस्तान के इतिहास में प्रतिक्रियावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, यह शताब्दी अपने आप में विविध प्रकार के क्षेत्रों में एक परिवर्तन का दौर थी, एक चेंज का दौर थी। प्राचीन मान्यताओं को चुनौती दिए जाने का दौर था ये, चाहे धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत हो। और ऐतिहासिक दौर में भी जब हम भी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हिंदुस्तान के दौर का ऐतिहासिक युग माना जाता है, हिस्टोरिकल एज। विद्यार्थियों, राजनीतिक क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जहां बड़े बड़े महाजनपदों के विकास का युग था, इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे जनों को मिलाकर राजनीतिक इकाई के रूप में एक बड़ी इकाई हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम महाजनपद कहते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें हिंदुस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 16 बड़े बड़े महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्हीं में से एक महाजनपद शक्तिशाली होकर साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ, मगध साम्राज्य। जहां राजनीतिक क्षेत्र में यह विकास का दौर था, वही उसी प्रकार से धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी यह विविध प्रकार की प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं का दौर था। यह दौर था प्राचीन वैदिक धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया का। यह दौर था यज्ञों और कर्मकांड भरे हिंसक तौर तरीकों के विरोध का दौर था। यह दौर था वैदिक मान्यताओं के खिलाफ विचारधारा का दौर था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें कई प्रकार की छोटी मोटी विचारधाराएं देखने को मिल रही है। अजीत केशकम्बलिन एक अलग विचारक थे, चारवाक एक अलग विचारक थे। चारवाक दर्शन अपने आप में काफी रोचक दर्शन था।
जो ये कहता था कि यावत जीवितम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए। क्यों? भस्मीभूतस्य देहे पुनर्जन्म कुतः, क्योंकि यह शरीर भस्मीभूत है और पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छे कर्म का कोई पुण्य नहीं और बुरे कर्म का कोई पाप नहीं। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा दौर था जो अपने आप में विविध प्रकार की प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं का दौर था। और इस दौर के अंदर हम यह देख रहे हैं कि दो विचारधाराएं काफी मजबूत और सशक्त विचारधाराओं के रूप में उभर कर सामने आई। इनमें से एक विचारधारा थी बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म। यह संयोगी था या एक सोची समझी नीति कि इन दोनों ही शक्तिशाली विचारधाराओं को प्रवर्तित करने वाले लोग ये क्षत्रिय थे। जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक राजकुमार सिद्धार्थ, उनका संबंध कपिलवस्तु के शाक्यों से था जो क्षत्रिय थे। और इसी प्रकार से जैन धर्म के प्रभावी और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, वो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे और ये सब वज्जीगण राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। तो यह अध्ययन और काफी शोध की बात है कि दो क्षत्रिय घरानों द्वारा एक शक्तिशाली पहले से चली आ रही वैदिक विचारधाराओं को चुनौती दी गई। इन दोनों ही धर्मों ने, इन दोनों ही विचारधाराओं ने हिंसक यज्ञों का विरोध किया, कर्म कांडों का विरोध किया, यज्ञों की बड़े पैमाने पर चली आ रही पशु बलि का विरोध किया और यह कहा कि यज्ञ एक टूटी फूटी नौका के समान है जिससे कि भवसागर पार नहीं किया जा सकता। तो यह तर्क आधारित विचारधाराओं का दौर था और विशेष रूप से एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि टिकी हुई है कृषि पर, जो टिकी हुई है पशुपालन पर, और यदि उसमें बड़े पैमाने पर हिंसक पशु बलि और यज्ञ आदि किया गया तो वह अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कैसे सर्वाइव करेगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें शुरू की गई। दूसरा विद्यार्थियों, इसके पीछे जिम्मेदार था एक लंबे समय से चले आ रहा ब्रह्म क्षत्र संघर्ष, यानी वैदिक साहित्यों का, पुराणों का काफी और धर्म ग्रंथों का काफी गहराई से अध्ययन किया जाए तो हमें उसमें इस संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था के सोपान के ऊपर टिके हुए दोनों ही वर्ग, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर किसका अधिकार और सर्वोच्च महत्ता किसको मिले, इस बात को लेकर इन दोनों वर्णों में संघर्ष हुआ। हमें ब्रह्मक्षत्र संघर्ष के बहुत प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, चाहे भार्गव जमदग्नि पुत्र परशुराम हो और सहस्त्रबाहु का संघर्ष हो, या हम क्षत्रिय वर्ग में एक प्रकार की ललक देख रहे हैं, प्रकार की लालसा देख रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने की। वह वर्ग जो कि भुजाओं की ताकत के ऊपर टिका हुआ था, जो शस्त्र की ताकत के ऊपर टिका हुआ था, वह ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिपत्य को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। और हमें काफी राजाओं को उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने राज ऋषि और बाद में ब्रह्म ऋषि का पद हासिल किया, विश्वामित्र हो। इसी प्रकार से हमें कई राजा अजातशत्रु, प्रवण जाबाली और विजयराज जनक जैसे काफी लोगों का उदाहरण मिलता है। तो यह विद्यार्थियों संयोग नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चली आ रही
विचारधाराओं के संघर्ष का भी इतिहास है। हमें इन तमाम बातों को एक इतिहास के गंभीर विद्यार्थी होने के नाते समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे और बात करूंगा बुद्धिज्म के बारे में पहले, और उसके बाद जैनिज्म के बारे में। जय हिंद, जय भारत।